एक तरह से वो प्लान बी मेरे पास नहीं था कि मैं क्या करूंगा उसके अगर कुछ नहीं हुआ तो, इसलिए ज्यादा मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो करना है या करो या मरो वाली स्थिति थी कि जॉब छूटी तो छुट्टी, फिर कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जॉब छोड़ी और मेरे पास मन में यही था कि अगर नहीं हुआ तो भगवान ने उतना टैलेंट दिया है, उतना मैंने पढ़ाई की है कि नौकरी मुझे मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा जैन कालरा और आप देख रहे हैं इट्स डिफरेंट विद आरजे के। ये शो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा बहुत कुछ डिफरेंट, आउट ऑफ लीग और इंस्पायरिंग सुनने को मिलेगा जो कि आमतौर पर नहीं मिलता। आज हमारे साथ एक बड़े चेंज मेकर हैं जो कि पेशे से तो इंजीनियर रहे, लेकिन आज वाटर कंजर्वेशन का एक बड़ा आइकॉन बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक इनकी तारीफ कर चुके हैं। तो किस तरह से ये पॉन्डमैन बने, मैं बात कर रही हूँ रामवीर तंवर की, जो कि आज के शो में हमारे खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं रामवीर। बहुत बहुत स्वागत है रामवीर आपका। आपकी कहानी बहुत दिलचस्प लग रही है। आपने एमटेक की, इंजीनियरिंग की और फिर एक एमएनसी में जॉब की। वो सब छोड़कर आप एक पॉन्डमैन बन गए। आपने 40 से ज्यादा तालाबों को अभी तक रिवाइव किया है। अपने इस दिलचस्प सफर के बारे में, इस बड़े बदलाव के बारे में हमें बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, आपके इस बेहतरीन शो में मुझे जोड़ने के लिए, मुझे इनविटेशन देने के लिए। और ये कारगर एक आपका शो मैं चाहता हूँ कि बने, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले और ये सक्सेस हो। जहाँ तक मेरी इस जर्नी की बात है, मैंने तो स्टूडेंट लाइफ में ये काम शुरू किया था जब मैं खुद ग्रेजुएशन कर रहा था। तो तब थोड़ा महसूस हुआ कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तालाब है, झील है, वेटलैंड्स है, क्योंकि मैं गांव में ही पला बड़ा हूँ पूरा और अभी भी गांव में ही रहता हूँ। तो गांव के जो जोहड़ हैं, तालाब है, पोखर है, उनसे काफी कनेक्शन रहा है मेरा, उससे काफी जुड़ाव रहा है, क्योंकि बचपन में उनमें नहाए हैं, उसी में तैरना भी सीखे। लेकिन कैसे वो धीरे धीरे डंपिंग यार्ड्स बनते जा रहे थे, तो उस बात का एक दुख था। और ट्यूशन उस टाइम पे मैं देता था, तो ट्यूशन के बच्चों के साथ, ट्यूशन के स्टूडेंट्स के साथ ये एक अवेयरनेस शुरू किया था जिसका नाम था जल चौपाल। तो जल चौपाल शुरू किया, उसके बाद लोग जुड़ते चले गए, क्लीन ड्राइव में कन्वर्ट हुआ एक दो साल बाद। फिर एक दो साल बाद जब मुझे महसूस हुआ कि अब इसमें फुल टाइम किए बिना कुछ बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता, तो तब तक मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा था। तो फिर वो मैंने पूरी तरह छोड़ के और मैं इसमें फुल टाइम आ गया। और अभी तक, अब उस टाइम पे मैंने अपने गांव के आसपास से शुरू किया था, लेकिन अभी हम देश के 6 राज्यों में काम कर रहे हैं। तो रामवीर, जिस तरह से आपने बताया कि आपको यह एहसास हुआ कि फुल टाइम लगे बगैर बड़ा बदलाव नहीं आएगा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत से लोग इस जद्दोजहद में हैं कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, एक बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन अपने निजी भविष्य को लेकर इनसिक्योर हैं कि जॉब छोड़ दी तो आगे क्या होगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? और अगर हुआ तो आपने उसका सामना कैसे किया? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सभी के मन में होना चाहिए, है ना? क्योंकि हमको हमेशा एक प्लान भी लेके चलना चाहिए कि और चिंता तो हमेशा होनी चाहिए, वो हमारा मानव स्वभाव है। तो मुझे भी बहुत चिंता थी, क्योंकि मेरे पीछे तो ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था कि बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हो, गाँव के सभी किसान लोग हैं। मैं पहला ऐसा घर का सदस्य था जिसने 10वीं के बाद भी पढ़ाई की है। तो एक तरह से वो प्लान बी मेरे पास नहीं था कि मैं क्या करूंगा उसके अगर कुछ नहीं हुआ तो, इसलिए ज्यादा मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो करना है या करो या मरो वाली स्थिति थी कि जॉब छुट्टी तो छुट्टी, फिर कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जॉब छोड़ी और मेरे पास मन में यही था कि अगर नहीं हुआ तो भगवान ने उतना टैलेंट दिया है, उतना मैंने पढ़ाई की है कि नौकरी मुझे मिल जाएगी। या फिर जिस तरह से मैं पहले अपने आप को ट्यूशन से सेल्फ सस्टेनेबल बना के रखा था, तो फिर से ट्यूशन के बच्चों को मैं बुला लूंगा, काफी बच्चे आ जाएंगे और जितना मुझे सैलरी मिल रही है उतना मैं ट्यूशन से कमा लूंगा। तो ये कहीं ना कहीं मन में विचार आ रहे थे। तो मैं दूसरे लोगों को भी हमेशा यही सलाह दूंगा कि आप जब भी आप जॉब छोड़ के ऐसा कोई इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके अंदर हमेशा उतना टैलेंट होना चाहिए कि, क्योंकि आप जैसे
शुरू करेंगे तुरंत आपके अंदर आपके पास सैलरी आना शुरू नहीं होगी, तुरंत इनकम जनरेट होना शुरू नहीं होगी, तुरंत आप सेल्फ सस्टेनेबल बन जाओगे। तो तुरंत के लिए आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप अपने आप को सरवाइव कर सकें बेहद बुरी कंडीशंस में भी। तो वही मैंने किया, मैंने फिर से अपने ट्यूशन के बच्चों को 6 महीने तक तो काफी अच्छा चला, क्योंकि सैलरी के काफी पैसे थे बचे हुए। और फिर अब वो पीएफ वगैरह भी मैंने पूरा निकाल लिया था, जो भी 2 साल की जॉब का इकट्ठा था। लेकिन उसके बाद जब क्राइसिस महसूस हुए तो फिर मैंने अपने बच्चों को फिर से वापस बुलाया और ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, तो उससे हुआ। लेकिन वो भगवान का भी साथ मिला, लोगों का, समाज का और कॉर्पोरेट जगत का भी साथ मिला कि हमने अगले 2 साल में ये सेल्फ सस्टेनेबल होने लगा। मैंने उस तरह के छोटे सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन किए ताकि इस फील्ड की ज्यादा जानकारी मिल सके, ऑनलाइन पढ़ाई की। तो फिर धीरे धीरे इस तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया जाने लगा, तो उसको मैंने फिर चार्ज करना शुरू किया और उससे मैं थोड़ा सेल्फ अब एज ए कंसल्टेंट फिर मुझको हायर करा जाने लगा। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी एक एनजीओ रजिस्टर करा ली। तो इस तरह से ये हुआ, लेकिन इस ये एकदम से नहीं होती है चीजें। इसके लिए आपको बहुत एक तरह से करो या मरो की स्थिति में जब तक आप नहीं आते तो तब तक आपके दिमाग में आइडिया भी नहीं आते कि कैसे आप सरवाइव कर पाएंगे। बहुत ही शानदार सलाह आपने दी है रामवीर। जो लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त और कुछ अलग करना चाहते हैं लेकिन इनसिक्योर है, मुझे लगता है उन्हें ज़रूर कुछ वैल्यू टिप्स यहाँ पर मिली हैं। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि गाँव में आपने लोगों को जागरूक कैसे किया? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी नहीं होती, वहाँ लेकिन वहाँ पर अवेयरनेस की भी कमी है पानी बचाने को लेकर। तो कैसे आपने लोगों को अपने साथ लिया इस मिशन में? बिल्कुल, देखिए अवेयरनेस गाँव क्या शहर के लोगों के पास भी नहीं है, दोनों बराबर ही हैं एक कंडीशन में। शहर के लोगों के पास पानी कम उपलब्ध है तो इसलिए कम बहाते हैं, गाँव के लोगों के पास ज़्यादा पानी उपलब्ध है तो ज़्यादा बहाते हैं। तो अवेयरनेस या स्किल दोनों में बराबर ही है एक तरीके से इस मामले के लिए। लेकिन फिर भी हम लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उनके ज़मीनी स्तर की उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे उनका जो कल्चर पानी के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे वो तालाब और उनका आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे उन्होंने उनका हिस्ट्री जो है उनका पास्ट तालाबों के साथ कैसे जुड़ा हुआ था। तो लोगों को चाहे वो सोशली हो और इकोनॉमिकली हो या फिर उनके रिचुअल्स को लेके बात हो, तो सब तरह से उनको जोड़कर साथ चलने की जरूरत होती है। तभी लोग आपके साथ जुड़कर आपके काम की सराहना करते हैं या फिर आपके साथ जुड़कर आपके काम के मदद करते हैं। अदरवाइज अगर यदि आप गांव में जाके आप क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, गांव में जाके आप ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे, तो ना तो किसी को समझ में वो आएगी, ना आपके साथ कोई खड़ा होगा। तो आपको जो उनके जमीनी मुद्दे हैं उन्हीं को साथ लेकर आपको अपना जो भी कार्य है वो शुरुआत करना पड़ेगा और उन्हीं के साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल, आप जहाँ पर हैं वहीं के रंग में ढल जाएँ, वहाँ की बोली बोलिए ताकि वहाँ के लोग आपके साथ जुड़ सकें और जो आप कर रहे हैं उसकी अहमियत समझ सकें। ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है। रामवीर, आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? ख़ासकर जब आप एक तालाब को रिवाइव कर देते हैं, पुनर्जीवित कर देते हैं, तो उसकी देख-रेख का ज़िम्मा कौन लेता है? बिल्कुल, देखिए तालाबों को रिवाइव करना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसको बाद में लंबे समय तक मेंटेन करना सच में एक बड़ी समस्या है। हम भी काफ़ी तालाब ऐसे हैं जिनको लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाए या नहीं कर पाते, क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो पाते हैं और हम हमेशा एक ही तालाब को रिवाइव करके नहीं रख सकते, हमें आगे भी बढ़ना होता है। तो लेकिन हमारा जो प्रयास है कि तालाब सेल्फ सस्टेनेबल हो, उसके लिए हम तालाब को फिश फार्मिंग से, लोटस फार्मिंग से या सिंगाड़ा की खेती से या इको टूरिज्म एक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और काफी तालाब इस तरह से जुड़े भी हैं जिनमें आज सिंगाड़ा की खेती हो रही है, जिनमें आज कमल की खेती हो रही है, मछली पालन हो रहा है। तो उनको इसी टर्म कंडीशन के आधार पर वो तालाब दिए जाते हैं कि आपको ये साफ रखने पड़ेंगे, रिवाइव जिस कंडीशन में आपको सौंपे जा रहे हैं उसी कंडीशन में आपको रखने पड़ेंगे। तो जब तक किसी को इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं होगा किसी भी काम से, वो उसको मेंटेन नहीं करेगा। चाहे वो हम अपने ऊपर ही ले सकते हैं कि हम तो अवेयर है, हम तो शिक्षित है, लेकिन हम कितने तालाबों को अपने आसपास जाके रिवाइव करते हैं या क्लीन करते हैं संडे में जाके जब भी टाइम मिलता है? कोई नहीं करता, चाहे हम अपने आप को कितना भी पढ़ा लिखा कह लें।
तो यदि हमारा कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट होता उस तालाब से तो हम मजबूरन जाते वहां तक उसको साफ करने के लिए या उसको साफ करके रखते। तो इसलिए ये स्थिति है कि हम तालाब को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए उसको इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाना जरूरी है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। रामवीर, क्योंकि आप पानी बचाने के मिशन का एक बड़ा चेहरा हैं, आप भारत में पानी की ग्राउंड वाटर की स्थिति को किस तरह से देखते हैं? क्या स्थिति अगर हम अब भी संभल जाएं, इसको संभाला जा सकता है या देर हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं और हमारी भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 2023 तक हम कई ऐसे शहर हमारे यहाँ पे में ग्राउंड वाटर की स्थिति बहुत ही भयानक होगी या बिल्कुल खत्म होने की कगार पे वो हो जाएगा। तो इसलिए हमें ग्राउंड वाटर पे स्पेशली हमें ध्यान देना होगा। हमें 2 तरह से हमें काम करना पड़ेगा कि एक जो तालाब हैं पहले से उनको कैसे हम रिवाइव कर सकें, उनको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए बना सकें और दूसरा फिर कितना कम से कम हम पानी बर्बाद कर सकें या फिर कितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो एक चीज जब तक ग्राउंड में हम रिचार्ज नहीं करेंगे तो एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे, है ना? और अगर रिचार्ज कम कर रहे हैं और एक्सट्रैक्ट निकाल ज्यादा रहे हैं तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। तो हमें दोनों पहलुओं पे भारत सरकार को काम करना होगा और इस बार जल शक्ति अभियान के तहत इन्हीं दोनों को हिस्सों पे काम किया गया है। तो चलते-चलते रामवीर, कुछ टिप्स आपसे जानना चाहेंगे आम लोगों के लिए कि वो अपने स्तर पर, अपने घरों में रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें पानी बचाने के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं आप या कोई भी पानी बचाने के लिए अपने स्तर से ही शुरुआत होगी, है ना? मैं तो चाहता हूँ कि हमें ये काम करने की ज़रूरत ना पड़े, यदि हम आस-पास के अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ की रक्षा करें, हम अपने घर के स्तर से अगर हम पानी कम बर्बाद करें और या फिर जो है जितना हम बर्बाद कर रहे हैं, उसको हम रिसाइकिल कर सकें, रीयूज़ कर सकें। हमारे घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ है रसोई में, है ना? हम कपड़े धोते हैं बहुत सारे, तो कई बार वो पानी को हम पोछे में या फिर घर के पीछे जो घास हुई हुई है या पेड़ों में काफ़ी जगह आरओ के पानी को या उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम उतना पानी हम लाखों लीटर पानी डेली अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी बचा सकते हैं। तो वही मेरा सभी से अनुरोध है कि हम आस-पास की जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं उनको बचाए रखें ताकि जो पुरानी पीढ़ी ने हमारे लिए छोड़ के गए थे इतने सुंदर, जिसको हमने एन्जॉय किया है, जिसको हमने देखा है, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगली पीढ़ी वहाँ उस जगह पे डंपिंग यार्ड्स ना देखे, उस जगह पे वो तालाब ही देखे। क्योंकि हमने तालाब देखा है तो अब हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम तालाब ही छोड़ें, लेकिन हम कर रहे हैं कि डंपिंग तालाब को खत्म करके डंपिंग यार्ड देखे जा रहे हैं उनको। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें वो लोग एप्रिशिएट करें ना कि हमें गाली दें। तो इसी दिशा में हम सभी को अपने निजी स्तर से और इंडिविजुअल लेवल से काम करने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया रामवीर, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला, अपने सफ़र को हमारे साथ साझा किया, बहुत सारी वैल्यूएबल टिप्स दी पानी बचाने को लेकर। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये शो सुना है, वो ज़रूर इंस्पायर होंगे कुछ अलग करने के लिए और पानी बचाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका काम और आगे बढ़े, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ें। बहुत-बहुत शुक्रिया फिर से। इसके साथ ही जो लोग हमारे साथ इस शो में जुड़े, उनका भी शुक्रिया सुनने के लिए, देखने के लिए। और अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अगर आप किसी चेंज मेकर को जानते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उनसे बातचीत करें, तो उसका भी सुझाव हमें ज़रूर भेजें सोशल मीडिया हैंडल्स पर। हमें यूट्यूब पर अच्छी खबर्स पर फ़ॉलो करना ना भूलें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।